Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of complex analysis. Now we are going to discuss about the orientation of a curve. We will discuss about the direction of the curve, if it is clockwise or anti-clockwise, and how it affect the value of the curve, either it is positive or negative. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ये देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने ये दो कर्व जो हैं ये स्केच की हैं। ए टू बी एक ली है और दूसरी कर्व मैंने बी टू ए ली है। अगर हम इसको ए टू बी ले रहे हैं इस कर्व को, और इस पर अगर हम फोकस करें तो अगर हम जब ए टू बी मूव कर रहे हैं तो ये जो मूव है ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज आ रही है ना। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि हमारे पास इस तरह से अगर हमारे पास हो तो इसको हम कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हमारे पास ये वाली डायरेक्शन होती है क्योंकि क्लॉक हमारे पास इस तरफ मूव करता है। ठीक है, राइट साइड पे, और अगर हम इस तरह लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हो तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये जो ए से बी की तरफ हमारी मूवमेंट है ये बेसिकली हमारी किस कैटेगरी में आ रही है, ये आ रही है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, अब जब एंटी क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन तो फिर इस तरह के केस में हमारे पास जो कर्व का साइन है वो हमारे पास आएगा पॉजिटिव कर्व आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे, कर्व हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो आ जाएगी, हमारे पास हम पॉजिटिव सी जो है वो कर्व लेंगे। और अगर यही डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज हो जाती है, बेसिकली यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है ए और टर्मिनल पॉइंट है बी, तो इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो आ रही है ये आ रही है पॉजिटिव, और जब भी टर्मिनल पॉइंट से वापस इनिशियल की तरफ मूव करेंगे तो फिर एक तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी और फिर ये कर्व जो है ये हमारे पास नेगेटिव सी वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर लिखी भी है कि अगर हम ए टू बी बात कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव। और दूसरा केस हमने क्या लिया, जब बी टू ए है तो फिर ये जो है वो क्लॉकवाइज है और ये फाइनल से इनिशियल पॉइंट की तरफ मूव हो रहा है, तो इसलिए ये कर्व हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब बेसिकली अगर हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल के साथ भी कंपेयर करना चाहें तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसको लेते हैं ए टू बी लेते हैं, ठीक है, ए छोटा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है, और फिर अगर हम बी टू ए ले लें तो ये फिर हमारे पास इसके नेगेटिव के इक्वल होता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट, यही चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ हम यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर हमारे पास व्हेन डिक्रीजिंग, जब वो डिक्रीजिंग होगी कर्व तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब पहले वो हम अगर ए टू बी मूव कर रहे हैं तो ये बेसिकली इंक्रीजिंग कर्व है ना। ठीक है, इनिशियल वाले पॉइंट से हम टर्मिनल पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये कर्व जो है वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली आ रहा है, और इस केस में हमारे पास फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, तो जब डिक्रीजिंग होगा तब हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अभी यही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि अगर हमें बी टू ए चाहिए तो फिर ए टू बी वाले का जो नेगेटिव है वो हमारे पास आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमने माइनस सी वाली कर्व ली हुई है तो ये माइनस टाइम्स सी, अगर माइनस सी मतलब इसको हम एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो हमने सी के लॉन्ग अगर एवेल्यूएट कर ली है वैल्यू, जो मतलब से ए टू बी हमने ली थी, अगर वो हमने एवेल्यूएट कर ली है यहाँ से ए टू बी वाली, और जब हमें बी टू ए आना है तो हम जस्ट उसको सिंपली माइनस से जो है वो मल्टीप्लाई करके आप बी टू ए वाले की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमें इक्वलेंट वैल्यूज़ देंगे, और यहाँ पर फिर हमें फाइनली रिजल्ट क्या मिला कि अगर हम इन दोनों को एड अप करेंगे, ठीक है, माइनस सी वाली कर्व को फंक्शन अंदर सेम है और प्लस सी वाली को, तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवेयर दैट अ लाइन इंटीग्रल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व सी। ठीक है, प्रोवाइडेड सम ओरिएंटेशन बाय द सेट ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन डिफाइन द कर्व। बेसिकली जैसा कि हमने पहले भी पैरामीटराइजेशन की हेल्प से अगर फंक्शन पैरामीटर की फॉर्म में गिवन है तो हमने उस कर्व की एवेल्यूएशन की थी, इस इंटीग्रल की जो है वो हमने वैल्यू फाइंड की थी। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर ये पैरामीटराइजेशन जो है कर्व सी हमने ली हुई है, ठीक है, तो इसकी पैरामीटराइजेशन की हम बात करें, अगर वो पैरामीटर की फॉर्म में गिवन है तो ये जो लाइन इंटीग्रल है ये उस पैरामीटर पर डिपेंड नहीं कर रहा।
ठीक है, ये उससे इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये उसकी ओरिएंटेशन जो है वो चीज़ जो है, जो ओरिएंटेशन है उसको ये डिफ़ाइन ज़रूर कर रहा होगा। अभी ज़िल की कम्प्लेक्स एनालिसिस की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है, इसकी एक्सरसाइज 5.1, उसके कुछ क्वेश्चंस, ऐसे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन जो है वो ज़िल की बुक से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 to 14 है। इनको मैं यहाँ पर कोई एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को डिटेल में सोल्व करके बता देती हूँ, बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर 5 से वो आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। अब यहाँ पर क्या कहा कि एवेल्यूएट द लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल है, इसकी हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, dx भी करना है, dy भी करना है, ठीक है। और कर्व सी जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस में जो है जैसे जैसे g चेंज होता जाएगा, सी भी हमारा जो है वो चेंज होता जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 का ये पार्ट 1 है, इसमें जो फंक्शन गिवन है एक्स वाई का वो है 2xy, ठीक है। और जो इसमें कर्व हमें गिवन है पैरामीट्रिक फॉर्म में वो x हमारा 5 cos ऑफ t है और y हमारा 5 sin ऑफ t है। और यहाँ पर t की वेरिएशन, ये जो t की वेरिएशन है, क्योंकि t यहाँ पर एंगल है तो t की वेरिएशन 0 से लेकर π/4 तक है। अब हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो हमारे पास क्योंकि हमने dx के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, dy के रिस्पेक्ट भी, ठीक है। तो x तो है, dx फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो dx फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सी इक्वेशन पे, ये जो x = 5 cos ऑफ t है, तो ये x = 5 cos ऑफ t पे हमने जब डिफरेंशियल अप्लाई किया तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास dx आ गया। अब 5 तो कांस्टेंट है, वो एज इट आ जाएगा, cos ऑफ t का जब डिफरेंशियल लेंगे तो वो माइनस टाइम साइन ऑफ t आ जाएगा, ठीक है। और फिर t एंगल का भी लेना है तो dt आ जाएगा हमारे पास। तो dx की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है बेसिकली dt की फॉर्म में। और यहाँ पर t की वेरिएशन हमारे पास 0 से लेकर कहाँ तक है, π/4 तक। तो ये हमने क्योंकि कर्व c ली थी। अब 2xy, x और y की प्लेस पे उसकी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और जो dx की वैल्यू है वो ये है। ये तीनों वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब एक तो ये 2 आ रहा था, ये 5, ठीक है। तो एक 5 हमारे पास इधर भी है, तो ये बेसिकली हमारे पास 5 क्यूब आ रहा है, और फिर 5 क्यूब को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 250। अब इसको जो है वो cos ऑफ t, sin ऑफ t और sin ऑफ t इनको मल्टीप्लाई करना है। sin ऑफ t 2 टाइम्स है तो ये sin स्क्वायर ऑफ t आ जाएगा, और एक cos ऑफ t हमारे पास ऐसे ही आ गया। और ये जो -5 था ये वाला नेगेटिव हमने इधर जो है वो आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन बन गया है वो बन गया sin स्क्वायर ऑफ t एंड cos ऑफ t। तो अगर हम यहाँ पर पावर रूल बेसिकली हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, साइन ऑफ टी जो है इसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव वो होता है कोस ऑफ टी। अगर हम देखें d/dt किसका, साइन ऑफ टी का, ठीक है, पावर का नहीं, ओनली साइन ऑफ टी का, तो वो हमारे पास है कोस ऑफ टी इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है इस साइन की पावर छोड़ के इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है। तो अगर पावर छोड़ के डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है तो फिर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल हमें क्या देगा कि इसकी पावर में हम 1 ऐड भी कर दें और जो पावर है उससे क्या कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो यही हमने काम किया। साइन क्यूब ऑफ t ओवर 3 आ गया हमारे पास, 0 से लेकर π/4 हमारी लिमिट्स हैं। अब इसमें लिमिट्स पुट कर लेते हैं। π/4 पे क्योंकि साइन ने वैल्यू देनी है 1/√2, तो उसका हम क्यूब ले लेंगे, और साइन ने 0 पे वैल्यू तो 0 दे देनी है, ठीक है। तो ये हमने जो है वो देख लिया। जब हम इसका क्यूब लेंगे, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ, 1/√2 का क्यूब लेना है, ठीक है। तो अगर हम इस पे जो है वो 1/√2, एक तो इसका स्केयर ले लें और एक इसकी पावर ऐसी रहने दें 1/√2, ठीक है। तो ये 3 पावर कंप्लीट हो जाएगी। तो 1/√2 का जब स्केयर लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और साथ में 1/√2 ऐसे, तो फिर ये हमारे पास टर्म आ गई 1/2 × √2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व किया ये पैरामीट्रिक फॉर्म में। इसी तरह अब नेक्स्ट में जो है वो पैरामीटर्स जो हैं वो हम लोगों ने वही लिया हुआ है। अब हमें जो फाइंड करने हैं, फंक्शन भी हमारा वो है, पहले हमने dx के रिस्पेक्ट फाइंड किया है ना, तो अब हमें dy के रिस्पेक्ट से फाइंड करना है, ठीक है। तो जो y वाला हमें फंक्शन गिवन है, सिमिलरली आपने इसी तरह इसको खुद करना है। क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये y वाला गिवन है, इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो dy की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। फिर वो dy की जो वैल्यू है
वो आप यहाँ पर पुट करेंगे और ये एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों पुट कर देंगे, फंक्शन आपका यही है। ठीक है, तो फिर उसी तरह उसको सिंप्लीफाई करके उसकी इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद लिमिट्स पुट कर दीजिएगा। लिमिट्स आपकी यही आएंगी 0 से लेकर π/4 और उसका जो है वो आंसर आप लोग जो है वो फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो है वो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन गिवन है। ठीक है, इस एक्सप्लिसिट फंक्शन को और ये लिमिट्स एक्स की गिवन है, इससे हमने जो है वो फाइंड करना है। पहले डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, फिर डी वाई के रिस्पेक्ट से। और जो ओरिजिनल फंक्शन हमें गिवन है वो 3 इंटू एक्स से रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर, ये हमें फंक्शन गिवन है। और जो वाई की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है वो है 2x+1। तो सबसे पहले हम जो है वो इसमें पुट कर लेते हैं जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। वाई की प्लेस पे हम 2x+1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2x+1 जो है वो हमने वाई की प्लेस पे पुट कर लिया, dx हमारा आ गया। ठीक है, बेसिकली इसमें हमारे पास जो है वो जब हम डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो dy इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 टाइम्स जो है वो dx आएगा, लेकिन dx ओरिजिनली हमारे पास यही रहेगा, dx ही यहाँ पर आ जाएगा। इसकी कोई भी वैल्यू हमने पुट नहीं करनी क्योंकि हमने x का ही फंक्शन जो है ये बना लिया है। बेसिकली पूरा का पूरा फंक्शन हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, x में। ये जो y था उसकी प्लेस पे भी हमने x वाली वैल्यू जो है वो पुट कर ली। अब ये 2x+1 हमने इस वाई स्केयर की जगह पे पुट किया है, ये 3x स्केयर तो ऐसे का ऐसे ही आ गया, ये जो फंक्शन में था। ठीक है, अब इसके 2x+1 का हमने स्केयर लेना है, तो यहाँ पर हम वही फार्मूला a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab वाला यूज़ करके ये हमारा स्केयर आ गया। स्केयर लेने के बाद हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कुछ टर्म्स जो हैं वो उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब स्केयर वाली एक तो टर्म जब 6 को 4x स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 24x स्केयर आ जाएगा। अब 6 को जब 4x से करेंगे तो ये 24x आ जाएगा और 6 को जब हम 1 से करेंगे तो ये हमारा 6 आ रहा है। अब इसमें जो टर्म्स जो हैं वो जिनके हमारे पास सेम आ रहे हैं, जैसे ये x के कोफिशिएंट ये दोनों हमारे पास ऐड अप हो जाएंगे, ये 27 आ जाएगा, ये 24x और 6। अब इसकी करनी है इंटीग्रेशन। 27 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³/3 आ जाएगी। ठीक है, 24 भी कांस्टेंट है, x की इंटीग्रेशन x²/2 आ जाएगी और 6 की इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पर जो है वो 6x आ जाएगी। इंटीग्रेशन कर ली, उसके बाद हम लिमिट्स पुट करनी है। ठीक है, -1 से लेकर 0 तक हमारे पास लिमिट्स थी x थी, तो ये लिमिट्स अब आप पुट कर लें। ठीक है, पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके देख लें तो ये आपका जो आंसर है ये आपको 3 मिल जाएगा। तो ये dx के रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेशन कर ली, नेक्स्ट dy के रिस्पेक्ट से करनी है। ठीक है, जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन था वो हमें क्या गिवन था, वो फंक्शन हमें ये गिवन है, ये 3x² प्लस 6 वाई स्क्वायर और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x+1 है। ठीक है, तो dy की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, तो dy हमारा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2dx के। सही, dy हमारा 2dx के, dy की प्लेस पे अगर हम 2dx पुट कर दें, क्योंकि लिमिट्स हमें x की गिवन है तो इंटीग्रेशन तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x ही करनी है ना, तो इसकी प्लेस पे dy की प्लेस पे हम 2dx यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो ओरिजिनल वाला पहले हमने इंटीग्रल निकाला, बेसिकली वो 2 से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि पार्ट 1 में जो हमने कैलकुलेशंस की हैं उनको यूज़ करके, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारी 3 आ रही थी सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको सिंपली हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास जो है वो 6 वैल्यू इसकी जो है वो आ जाएगी और यही हमारे पास जो है वो इस इंटीग्रल का आंसर होगा। ऐसे ही और मज़ीद भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी है, इसको भी सिमिलरली आपने इसी पैटर्न पे करना है और भी जो इस के क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों ने जो है वो इसी पैटर्न पे इनकी प्रैक्टिस करनी है।